साल का एक दीवाना जो नोएडा से 1400 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा करके पहुंचा सोनू सूद से मिलने के लिए, और सोनू सूद से जब मिला तो वहां पर उसके साथ क्या हुआ, क्या आश्वासन दिया, किस तरह से कहा गया कि यह मेरा काम नहीं है, यह तो सरकार का काम है। आइए मिलवाते हैं त्रिभुवन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दीवाना जो शब्द है आपने सुना जरूर होगा, लेकिन दीवाना जो है वो महिलाओं का होता है, लड़कियों का होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा दीवाना है जो महिला किसी लड़की का नहीं है, किसी मंदिर का नहीं है, और उस भगवान को मानने वाला, उस शख्स को भगवान मानने वाला, उसका एक दीवाना त्रिभुवन आज हमारे साथ है। हम उस दीवाने को आपसे मिलवाएंगे, बताएंगे कि उसकी दीवानगी की जो हद है वो कैसी हद है। वो जान भी ले सकती थी, उसकी जो दीवानगी है वो जान भी ले सकती थी, लेकिन उस दीवाने ने अपनी जान की न परवाह करते हुए इस देश में, इस समाज में उन लोगों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। वो है एक दीवाना त्रिभुवन जो मेरे साथ है। हम बात करते हैं सीधे सीधे त्रिभुवन से। मैं थोड़ी सी बात यहाँ और भी ये बताना चाहूँगा, त्रिभुवन क्या चीज़ है। जैसा मैंने पहले कहा, मैं नोएडा से, तो नोएडा में एक त्रिभुवन, यह एक लड़का जो दीवाना है, नाम त्रिभुवन है। इसकी दीवानगी देखिए, नोएडा से चल करके 1400 किलोमीटर दूर मुंबई, फिल्मों की नगरी मुंबई, रईसों की नगरी मुंबई, एक्टरों की भूमि मुंबई, उस मुंबई में एक सोनू सूद नाम के व्यक्ति से मिलने जाता है और इसमें देश की पीड़ा को बताता है। क्या है देश की पीड़ा, वो भी हम इनसे सुनेंगे। और क्या होते हैं दूर के ढोल सुहावने, यह भी हम आपको बताएंगे कि दूर के ढोल सुहावने कैसे कैसे रंग ढाते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, लोग क्या समझते हैं और वहां जाकर के क्या निकलता है। चलिए सीधे सीधे चलते हैं त्रिभुवन जी के पास में। त्रिभुवन जी, आप हमें ये बताइए, आप नोएडा में जो काम करते हैं जी, क्या काम करते हैं? सर मैं बिजली का काम करता हूँ। देखिए, एक छोटा सा लड़का त्रिभुवन जो बिजली का काम करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, मेरे बराबर में एक बोर्ड चल रहा है, इसके ऊपर इस त्रिभुवन ने लिखा हुआ है फ्री सर्विस। यानी कि जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, ऐसे समय में लोग नहीं मिलते हैं काम करने वाले, लेकिन इस लड़के ने क्या लिखा है? फ्री सर्विस, निःशुल्क सेवा उन घरों के लिए, उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से संबंधित बाधित हैं, विक्टिम है, पीड़ित हैं। उस पीड़ित ऐसे कोरोना काल में इस लड़के ने इस देश को निःशुल्क सेवा दी है, जिसे कहते हैं फ्री सर्विस। और आप देख भी रहे हैं, इनके बोर्ड पर सोनू सूद का एक फोटो लगा हुआ है। सोनू सूद से ये प्रेरित हैं। त्रिभुवन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने नोएडा से मुंबई तक का जो सफ़र किया, लगभग 1400 किलोमीटर होता है जी। ऐसे 1400 किलोमीटर में आपको क्या क्या परेशानी आई और आप उससे क्यों मिलने गए थे, सोनू सूद से? सर सबसे पहले मैं तो बता दूं कि मैं गए थे अपने गांव के एम्बुलेंस की मांग लेकर, मगर मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सफ़र में ऐसी क्या कमी रह गई जो सोनू सर ने मुझे वापस बिना मदद किए भेज दिए। यानी कि सिर्फ उम्मीद दिला के भेज दिए। और मैं जब उनसे मिला तो मुझे बहुत आस था कि मैं जिस काम से आया वो काम मेरा पूरा हो, मगर सोनू सर ने मुझे सिर्फ उम्मीद दिला के भेज दिए कि आपका काम, एक काम सरकार का है। तो मैं सोनू सर से पूछना चाहता हूं कि गांव में हेडपम्प भी लगाना तो सरकार का ही काम है। जो बाहर से मजदूर रहते हैं शहर में, उनका घर पर भेजना, उनकी देखभाल भी करना तो सरकार का काम है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? जब आप एक गरीब को सुन रहे हैं, एक तरफ आप सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप क्यों इनकार कर रहे हैं? दूसरी तरफ भी आप सुनिए, दूसरी तरफ का भी बात रखिए। और सर मैं उनसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई कि ऐसे महान एक्टर है जो जिसका नाम पूरे इंडिया में ज़ोर शोर से चल रहा है और बहुत सारे गरीबों के मदद किए हैं। हम यही उम्मीद लेके गए थे कि वो हमारे भी मदद करेंगे। कोरोना काल का प्रथम कहर, यानी प्रथम लहर, पहली लहर जब कोरोना की आई थी, तो ये एक सोनू सूद एक ऐसा नाम था जिसे लोग भगवान कहते थे। उस भगवान से क्या अपेक्षा थी लोगों को, किस तरह से लोगों ने सोनू सूद से अपेक्षा की, उस सोनू सूद की आज हम आपको एक
छोटी सी बानगी दे रहे हैं कि वो सोनू सूद क्या हैं, वो सिर्फ मुंबई के लिए हैं या पूरे देश के भगवान बने थे। लोगों ने तो यहां तक अपेक्षा की थी कि उनकी सेवाओं को देखते हुए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी। ऐसी अपेक्षाएं और एक ऐसे काश बादल छाए हुए थे, उसमें भी आज के उस दौर में सोनू सूद की बात हो रही है। सोनू सूद से त्रिभुवन जी कहां गए थे? मुंबई मिलने गए थे, यानी 1400 किलोमीटर इस साइकिल को चला करके, देख रहे हैं आप, ये साइकिल नई नहीं है, बहुत पुरानी साइकिल है। इस साइकिल से इन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा की। आपने 1400 किलोमीटर की यात्रा कितने दिन में की? मैं सर 1400 किलोमीटर का यात्रा लगभग 10 दिन मुझे लगा करने में। मुझे बहुत सारे परेशानियां आई क्योंकि सारे हाईवे पे लाइन होटल बंद थे। 100 में से 5 ही होटल खुले हुए थे, जहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए थे। वहाँ पे मेरी उतनी बचत नहीं थी वहाँ पे खाना पीने खाने का, तो सिर्फ मैं रेडीमेड सामान बिस्कुट और पानी खाकर वहाँ तक का सफ़र तय किए और सोने रास्ते के हाईवे के किनारे सोकर, और मात्र रात को यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं सोते थे, बाकी सारी दिन सारी रात मेरी साइकिल चलती रहती थी। देखिए, अगर मैं इसको 1400 किलोमीटर को 10 दिन में भाग करता हूं तो 140 किलोमीटर प्रतिदिन की एक रफ्तार निकलती है कि इन्होंने यात्रा की है। 140 किलोमीटर इस टूटी हुई साइकिल से इन्होंने सोनू सूद से मिलने की आस को लेकर के मुंबई तक की यात्रा की है। और वहां जाकर इनको क्या मिला वो भी आपको त्रिभुवन जी ने बताया, क्योंकि आस थी बहुत कुछ। और क्या मांगा इन्होंने? नोएडा में रहते हुए अपने बिहार के अंदर कुछ एक ऐसा स्थान था जहां पर कि कोरोना पेशेंट शहर में नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए एक छोटी सी एम्बुलेंस, ताकि वो जो कोरोना पीड़ित हैं वो ताकि हॉस्पिटल तक चले जाएं और अपनी जान बचा सकें, उनके लिए एक एम्बुलेंस की मांग की। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि मैं कोशिश करूंगा और ये काम सरकार का है, ऐसा ही। लेकिन आज तक कितने दिन हो गए इस बात को? आज 5 दिन हो गया। 5 दिन में सोनू सूद ने 5 दिन तक इन्होंने रेगुलर उनको फोन किया है, लेकिन उन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया है, ऐसा ही है सर। मैं उनके मैनेजर सोनू सर के पर्सनल नंबर नहीं है, उनके मैनेजर के है, उनके स्टाफ के नंबर है, उन सब पे फ़ोन किए तो कोई जवाब उधर से नहीं आया कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, इस प्लान में क्या करेंगे सोनू सर, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो बाकी यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मुझे उम्मीद दिए कि अब नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ही तुम्हारे लिए कुछ करके तुम्हारे भेजेंगे आपके गाँव। अपेक्षा थी, उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी उस शख्स से जिन्हें लोग मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खुदा, भगवान, अल्लाह कहते थे, यानी कि एक वो सोनू सूद जिसे सब लोग खुदा के नाम से जानते थे, और एक नया अवतार कोरोना काल के अंदर सोनू सूद बन करके उभरे थे। उनसे एक ऐसी अपेक्षा की गई थी, लेकिन वो नहीं खरे उतरे, और इसी को कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमें आप त्रिभुवन जी बताइए, रास्ते में आपको इस तरह की जो परेशानियां होती थी तो आपको क्या कोई जन समर्थन भी मिला? जी नहीं, कहीं पे भी नहीं, मुझे कोई सहायता रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी व्यवस्था हाईवे की बंद थी, यहाँ तक कि होटल, लाइन होटल, ढाबा सब बंद थे। तो किराने की दुकान से रेडीमेड सामान खा के वहाँ तक पहुँचे, जैसे बिस्कुट, पानी, ठेले पर कुछ पूरी उरी का सब्जी कुछ लगा के बेचते थे गरीब, तो वहाँ वो सब खाकर वहाँ तक पहुँचे। और जब मैं पहुँचे तो सबसे पहले मुझे गार्ड एंट्री नहीं करने दे रहा था, मेरी बात सुन नहीं रहे थे वो। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब मैंने उसको बताया तो सर तक बात पहुँचे, सर तुरंत आए मेरे से मिलने, और वो आकर ना उन्होंने मुझे कहा कि बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर कि इतनी दूर की सफ़र तुम कैसे तय कर लिए, और काफ़ी देर उन्होंने मेरे साथ अपने साथ बिताया मेरे साथ, और बहुत सारे बातचीत किए। जब मैंने अपनी बात रखी तो सिर्फ उन्होंने उम्मीद दिला के मुझे भेज दिए। एक आशा की किरण तो जगी, और एक आशाओं भरा संदेश, एक आशाओं भरा आश्वासन त्रिभुवन को दिया गया कि बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं। लेकिन साथ में वो ये शब्द मैं आपको बता दूं, ये भी कहा था कि ये काम तो सरकार का है, सोनू सूद का नहीं है। तो लोग
देखिए कितनी दूरी से लोग चल चल करके 1400 किलोमीटर की यात्रा, जिस आदमी ने, जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लगातार साइकिल चला करके वो मुंबई पहुंचता है। और बाद में पता चलता है उसी के गेट कीपर सोनू सूद के, जो अपने आप को भगवान कहता है, सोनू सूद, उस भगवान के दरवाजे पर जाकर के कई बार तो मिलने से रोका गया। जब मिन्नतें की गई त्रिभुवन की तरफ से, तब कहीं जाकर के सोनू सूद से संपर्क स्थापित हुआ और उसके बाद में जो भी हुआ आपके सामने त्रिभुवन जी ने बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुवन जी, हमें आप ही बताइए, आपकी इतनी टूटी फूटी साइकिल से आपने कैसे अपेक्षा कर ली कि आप इससे मुंबई पहुंच सकते हैं? बस सर, मेरे मन में एक विश्वास था और उम्मीद थी कि मैं जब पहुंचूंगा तो मेरे काम वहां पे ज़रूर होंगे। और बहुत सारे पिछले साल सर मैं गांव में थे तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो ऐसे ही मैं गांव के हॉस्पिटलों में जाकर देखते थे, गांव के शहर के हॉस्पिटलों में जाकर देखते थे कि अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत ख़राब अर्थव्यवस्था होने का कारण मैं वहाँ से जब आए तो मैं गांव से सोच के आए थे कि मैं जब दिल्ली जा रहा हूँ और जब मैं घर लौटूंगा तो सबसे पहले एम्बुलेंस भेजकर फिर घर लौटूंगा। मगर जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे गरीब आदमी का काम किए। मुझे लगता था कि इन गरीबों का पैसे से मैं कुछ जुटा नहीं पाऊँगा, क्योंकि रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले व्यक्ति थे। तो मैंने फ्री में उनका काम करना शुरू कर दिया और ना मैं उनसे, जिनका काम भी मैं करता था, मैं उनको बस यही कहते थे कि बस आप मुझे खाना खिला देना, बस यही करके मैं उनका काम कर देते थे। मित्रों, बहुत ज़रूरी है यहाँ ये बताना, हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था पिछली 22 मार्च को जो लॉकडाउन 1 दिवसीय लगा था, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, एक इस तरह की घोषणा की थी कि ध्यान रहे आप भी भूखे ना रहें और आपका पड़ोसी भी भूखा ना रहे। लेकिन इस लड़के ने, त्रिभुवन ने, देखिए किस तरह से समाज की सेवा की है। और इसने जो एम्बुलेंस मांगी नोएडा के लिए नहीं, नोएडा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाईटेक सिटी है, यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र में नोएडा आता है, तो यहाँ तो रईसों की भी कोई कमी नहीं है और सरकारी सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं। लेकिन इसने मांग कहाँ की? अपने गाँव की मांग की, जहाँ पर कि एम्बुलेंस या ये कहें कि कोई भी पेशेंट शहर में जाकर के अपना इलाज करा सके, इसके लिए एक वाहन की उम्मीद की थी। वो उम्मीद वहाँ से खरी नहीं हुई। और आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस और एमपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, तीनों पुलिस का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सफ़र पे निकले तो मुझे बहुत सारे रास्ते में पुलिसकर्मियों ने मुझे रोके, आगे जाने नहीं दे रहे थे। जब उनको सारी बात बताई कि सर ऐसे की बात है, तो मुझे कहीं पर भी नहीं रोका गया, मुझे आगे जाने दिया। और यहाँ तक पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ सेल्फी ली और बोले कि भाई तुम बहुत अच्छे काम करने जा रहे हो, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, जाओ। तो कुछ मुझ खाने की व्यवस्था पुलिसकर्मी ने ही, एमपी के पुलिसकर्मी ने मुझे पानी का बोतल, खाने का व्यवस्था कुछ दिए और मुझे आगे तक भेजे। मैं सल्यूट करता हूँ उस पुलिस कर्मचारी को जिसने त्रिभुवन की मदद की। मित्रों, यह एक लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति थी जिसमें एक, अगर कोई भगवान के बाद, एक अप्रत्यक्ष के रूप में हम भगवान को कहते हैं, उस भगवान के बाद अगर किसी ने मदद की है तो वो इस देश की पुलिस ने की है। वो पुलिस जो घर घर खाना पहुंचा रही थी, पानी पहुंचा रही थी और हर एक की रक्षा में लगी हुई थी, उस पुलिस को वास्तव में मेरी तरफ से पुनः पुनः सल्यूट बनता है। और हम ये भी बता दें आपको, इस कोरोना काल के अंदर जो पुलिस ने भूमिका निभाई है वो वास्तव में एक बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका है। हालांकि पुलिस का एक रूप और भी है जिसे हम लोग जानते हैं और कहते हैं पुलिस जैसा कैरेक्टर कोई बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं फिर से कहता हूं मेरा एक सल्यूट उनके लिए बनता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने भूमिका निभाई है वो वास्तव में बहुत सराहनीय और अतुलनीय है। भगवान का एक रूप बन करके पुलिस हमारे द्वार द्वार, शहर शहर, नगर नगर, सड़क सड़क तक पर हमें मिली है और उसने हमें बार बार ये आगाह किया कि मास्क लगाइए, दूरी रखिए, फासला बनाए रखिए और अगर आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत भी है तो उन्हें बताइए ताकि वो आप तक वो उपलब्ध करा सकें। ऐसी हमारे देश, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, हर जगह पुलिस ने ये काम पहले लॉकडाउन में किया था। और कुछ आप कहना चाहेंगे?
सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बिहार की स्थिति है, हॉस्पिटल की और एम्बुलेंस की अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए, क्योंकि एक एम्बुलेंस ही ऐसा चीज़ है जो पेशेंट को टाइम पे पहुंचा सके। क्योंकि 35 किलोमीटर दूर शहर में कोई जाना आम बात नहीं है, और इस लॉकडाउन में सबकी रोज़गार मर गई है, तो सबकी इतनी बजट भी नहीं है कि वो प्राइवेट गाड़ी भाड़ा करके वो शहर तक पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा यही है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस पहुंचे। मैं त्रुवन जी आपसे आग्रह करूंगा, एक बार आप अपने गांव का नाम, आप अपनी उम्र और गांव से शहर का जो डिफरेंस है, आपने 35 किलोमीटर बताया है, इसको पुनः दोहराएं। मैं सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूँ, बिहार से। मेरा परिहार प्रखंड बिष्णुपुर गांव पड़ते हैं, और मेरे गांव से हॉस्पिटल 35 किलोमीटर दूर है। बाकी तो गांव में है प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी आम गरीबों के बजट में नहीं आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं शहर, और वहाँ पर उनको जाने के लिए जो ठीक ठाक है, जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वो तो ठीक है। जो जिसको इमरजेंसी होती है, जो ज़्यादा बीमार होते, जो नहीं चल फिर सकते हैं, जिसकी हालत एम्बुलेंस में जाने की होती है, वो नहीं पहुंच पाते। आप हमें ये बताइए, आप यहाँ से कौन सी तारीख को निकले थे, कौन सी तारीख को आप उनसे मिले थे सोनू सूद से, और वहाँ से आप कैसे दिल्ली आए? सोनू सर से मैं 9 तारीख को मिला था, और मैं नोएडा से 30 तारीख को निकला था मैं। तो उनसे जब मिले तो बाकी बताएं कि ऐसे की बात हुई है, और सर बोल रहे थे कि आ तो गए हो साइकिल से, मगर साइकिल से तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुमको ना फ्लाइट से भेज देते हैं। मैं कहा सर फ्लाइट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूँ ट्रेन से सफ़र, मुझे ट्रेन से ही भेज दीजिए। तो साइकिल और मुझे ट्रेन से भेज दी। मित्रों, जब ये सोनू सूद से मिले और जब बात वापस नोएडा आने की हुई, तो सोनू सूद ने ये कहा कि हम आपको हवाई यात्रा के थ्रू दिल्ली भेजेंगे, लेकिन त्रुवन ने ये कहा कि नहीं, मुझे आप ट्रेन से भेजिए, मैं ट्रेन की यात्रा को ज़्यादा सुविधाजनक, कंफर्टेबल समझता हूँ। इस तरह की जो सोच रखने वाले, एक देखिए, क्या उम्र बताई थी आपने? 19 साल। 19 साल के इस लड़के ने जो इस देश के लिए कितना समर्पण भाव रखा है। ऐसे समर्पण भाव की जो मनोवृत्ति है, मैं तो कहता हूं इस समाज के हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यह समर्पण भाव जिस लड़के ने, 19 साल के लड़के ने, एक, अभी तक आपने कोई हवाई यात्रा की है? जी नहीं की। अगर वो चाहता तो एक लॉकडाउन के पीरियड में, हालांकि टिकट महंगी है, चाहता तो अगर वो उस हवाई यात्रा का आनंद भी उठा सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे ने उस चीज को चुना, यानी कि ट्रेन को चुना, उस ट्रेन को चुना जिसको हम भारतीय रेल कहते हैं। उस भारतीय रेल में आना उचित समझा, क्योंकि कुछ पैसा तो कम से कम सोनू सूद का बचेगा। अगर वो वास्तव में सेवा करते हैं तो इतना पैसा किसी की और सेवा में लगा सकते हैं। ये थे हमारे साथ में त्रुवन। फैसला आप कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम आए दिन इस लॉकडाउन में, यानी कि कोरोना काल की दूसरी लहर में, देख रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, जबरदस्त लूट रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, लोग एक दूसरे की लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा 19 साल का लड़का जो विक्टिम यानी पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू शहर पहुंचाना चाहता है, उसकी इस सोच को हम दाद देते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए नोएडा से। मेरे साथ थे त्रुवन जी। नमस्कार।